तो स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगी। हम बात कर रहे हैं अज्योर हेवन कॉन्टिनेंट की। एक ऐसी जगह जहां के नियम इतने क्रूर हैं और जहां रियलिटी यानी सच्चाई को पलट देने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही एक लौता कानून है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस हैरतअंगेज कहानी को। अब इस कोट को देखिए। इस बेहद निर्मम दुनिया में ताकत सच में सब कुछ है। जैसा कि यहां कहा जाता है, शक्ति से रुतबा तय होता है और कल्टीवेशन से आपका भाग्य। ये कोई मजाक नहीं है, ये यहां का सबसे कड़वा सच है। अगर आप कमजोर हैं तो इतिहास आपको पूरी तरह से भुला देगा। सिर्फ ताकतवर लोग ही यहां अपने हिसाब से सब कुछ तय करते हैं। यहां किसी की जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मुट्ठी में कितनी ताकत है। द अज्योर हेवन कॉन्टिनेंट और शक्ति का मार्ग। यहां दांव कितने ऊंचे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उस कठोर हायरार्की यानी पदानुक्रम को देखना होगा जो यहां के हर एक जीवित प्राणी को बांधे हुए है। देखिए, कोई भी रातों रात ताकतवर नहीं बन जाता। कल्टीवेटर्स को एक बेहद लंबा और थका देने वाला 10 स्तरीय सफर तय करना पड़ता है। शुरुआत होती है एक साधारण मॉर्टल यानी नश्वर के रूप में। फिर आता है स्पिरिट गैदरिंग, फाउंडेशन, कोर फॉर्मेशन और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उनका अंतिम लक्ष्य होता है सुप्रीम गॉड बनना। एक ऐसा शिखर जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। सच कहूं तो इस सफर में सदियां लग जाती हैं और ज्यादातर लोग तो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। सुप्रीम गॉड बनने का सपना देखना भी यहां हर किसी के बस की बात नहीं है। एक साधारण गांव का लड़का। अब इन बड़े और शक्तिशाली संप्रदायों से थोड़ा दूर चलते हैं और मिलते हैं 19 साल के कैल एशबॉर्न से, जो एक भूले बिसरे पहाड़ी गांव में अपनी शांत जिंदगी बिता रहा है। अब यहां जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। गांव वालों की नजर में कायल क्या है? एक काले बालों की छोटी वाला, शांत चांदी जैसी आंखों वाला एक बहुत ही मामूली सा लड़का, जिसमें कल्टीवेशन का कोई खास टैलेंट नहीं है। पर रुकिए, वो सब पूरी तरह से गलत हैं। असलियत तो ये है कि ये लड़का आगे चलकर एक ऐसी शक्ति बनने वाला है जो भाग्य के सभी नियमों को तोड़कर रख देगी, एकदम अनएक्सपेक्टेड। और ये सब बदलता कब है? एक रात जब कायल बिल्कुल अकेला बैठकर ध्यान लगा रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी रोबोटिक सी आवाज गूंजती है, इन्फिनिट वर्ल्ड क्लोन सिस्टम एक्टिवेटेड। बस यही वो पल था जिसने कल्टीवेशन के सदियों पुराने नियमों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। सिस्टम के एक्टिवेट होते ही कायल का दिमाग सीधा एक अलग ही डायमेंशन में खींच जाता है। एक अनंत, बिल्कुल खाली सफेद जगह है जहां कुछ नहीं है। सिस्टम इसे कायल का इनर वर्ल्ड कहता है। और ध्यान दीजिए, ये कोई आम तिजोरी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां उसके क्लोन्स जो कुछ भी हासिल करेंगे, चाहे वो स्किल्स हो, खजाने हो, ज्ञान हो या उनका एक्सपीरियंस, वो सब कुछ यहां हमेशा के लिए जमा होता जाएगा। अब सवाल ये है कि इस खाली दुनिया में आएगा कौन? तो पहले लॉगिन रिवॉर्ड के रूप में कायल को मिलता है एक इटर्नल क्लोन। और इस क्लोन का चेहरा, उसकी ऑरा बिल्कुल कायल जैसी ही है। और ये कोई कच्चा पुतला नहीं है। ये क्लोन बिल्कुल आजाद होकर कल्टीवेशन कर सकता है, नए संप्रदाय बना सकता है, प्राचीन खंडहारों की खोज कर सकता है और तो और नई दुनियाओं पर कब्जा भी कर सकता है। द क्लोन मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो यहां आकर कहानी सच में माइंड ब्लोइंग हो जाती है। ये पूरा क्लोन सिस्टम केल की असली ताकत के साथ कैसे जुड़ता है, आइए इसके मैकेनिक्स को समझते हैं। इस सिस्टम की एक बेहद खास पैसिव एबिलिटी है। जरा सोचिए, जब कायल का क्लोन बाहरी दुनिया में जाता है, जी तोड़ मेहनत करता है और कल्टीवेशन का सिर्फ एक लेवल, हाँ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक लेवल आगे बढ़ता है, तो उस एक लेवल का असर कायल के असली शरीर पर सीधा 5 गुना होता है। यानी कायल को मिलते हैं पूरे 5 लेवल्स की ग्रोथ। इसका मतलब समझ रहे हैं? अकेले बैठकर सदियों तक कल्टीवेशन करने के दिन अब हवा हो गए। जो काम बाकी लोगों की पूरी जिंदगी निकाल देता है, वो कायल के लिए उसका क्लोन कर रहा है, और वो भी 5 टाइम्स स्पीड से। ये तो सच में एक गेम चेंजर है। इस मल्टीप्लायर की असली ताकत को समझते ही केल अपने जीवन में शायद पहली बार इतनी गहरी मुस्कुराहट देता है। एक शांत, भूले बिसरे लड़के से अब उसके इरादे अनंत हो चुके हैं। उसका निशाना बिल्कुल साफ है,
अपने इस इनर वर्ल्ड से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना जैसा इतिहास ने पहले कभी ना देखा हो। अ थ्रेट टू हेवन। चलिए अब थोड़ा कॉस्मिक स्केल पर चलते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर कोई रूल्स तोड़ता है ना, तो छोटी मोटी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। बहुत बहुत दूर हेवन की गहराइयों में सोए हुए प्राचीन शक्तिशाली जीव अचानक अपनी आंखें खोल देते हैं। उन्हें आभास हो गया है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्ति पैदा हुई है जिसका होना नामुमकिन था। एक ऐसी ताकत जो स्वर्ग और भाग्य के किसी भी नियम को नहीं मानती। और यहीं आकर एक बहुत ही जबरदस्त सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर एक इंसान का भाग्य वहां के सख्त कल्टीवेशन के नियमों से तय होता है, वहां क्या होगा जब एक ऐसी शक्ति आगे बढ़ेगी जो उन नियमों के पूरी तरह से बाहर है? क्या ये शक्ति दुनिया को नए सिरे से बनाएगी या सब कुछ तबाह कर देगी? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की लिट आरपीजी फैंटेसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये पूरी कहानी कैल नाम के किरदार और उसके उस गेम ब्रेकिंग सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती है जिसने सच में सारे नियम ही पलट कर रख दिए हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कल्टीवेशन यानी आपकी साधना ही आपकी ताकत का इकलौता पैमाना है, वहां कैल के हाथ कुछ ऐसा लग गया है जो पूरी तरह से अनफेयर है, एकदम किसी चीट कोड की तरह। और इसी से कहानी की शुरुआत में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। स्क्रीन पर ये लाइन देखिए, तो इसमें लगभग कोई जोखिम नहीं है। ये वो सटीक पल है जब कायल को अचानक एहसास होता है कि उसने इस दुनिया के जादू और सिस्टम में एक ऐसी खामी, एक ऐसा एक्सप्लॉइट ढूंढ निकाला है जिसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। मतलब बिना किसी खतरे के असीमित ताकत हासिल करने का एक फुल प्रूफ रास्ता है ना। गजब। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य हिस्से पर, द सिस्टम्स फर्स्ट मिशन, यानी एक छिपी हुई शक्ति का निर्माण। तो सीन कुछ ऐसा है, कैल अपनी एक एकदम शांत सफेद इनर वर्ल्ड या कह लीजिए अपनी आंतरिक दुनिया में खड़ा है और तभी उसे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिलता है। सिस्टम कहता है कि उसे अपना पहला इटर्नल क्लोन असली दुनिया में एज्योर हेवन कॉन्टिनेंट में भेजना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके नियम क्या हैं? यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। ये सिस्टम यूजर को दुनिया का सबसे तगड़ा सेफ्टी नेट देता है। ध्यान दीजिए, अगर ये क्लोन असली दुनिया में मारा भी जाता है ना, तो भी उसकी सारी यादें, उसका अनुभव, कल्टीवेशन का ज्ञान और सीखी गई हर एक टेक्निक तुरंत उस इनर वर्ल्ड में वापस आ जाती है। और उससे भी बड़ी बात, एक छोटे से कूल डाउन पीरियड के बाद उसी क्लोन को दोबारा बनाया जा सकता है। सच में मरने का कोई टेंशन ही नहीं है। अब सवाल ये था कि इस क्लोन को भेजा कहाँ जाए, और यहीं पर कैल का जीनियस दिमाग काम आता है। उसने अज्योर हेवन सेक्ट और रॉयल सिटीज जैसी मशहूर जगहों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां बहुत खतरा है, हर तरफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं। इसके बजाय उसने चुना एंडलेस मिस्ट फॉरेस्ट। ये एक एकदम भूली बिसरी जगह है जहां सिर्फ लो लेवल के जानवर और पुराने खंडर हैं। वहां कोई ध्यान ही नहीं देता। खुद को छुपाए रखने और अपना बेस बनाने के लिए इससे परफेक्ट जगह कोई हो ही नहीं सकती। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले सेक्शन की, द अल्टीमेट फीडबैक लूप, जीरो रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो क्लोन पहुंच गया जंगल में और उसने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों में वो जंगल के एकदम गहरे सुनसान हिस्से में एक छोटा सा घर बनाने के लिए बस लकड़ी और पत्थर इकट्ठा करता है। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि वो वहां है। फिर अगले कई हफ्तों तक वो बिना रुके दिन रात कल्टीवेशन करता रहता है। और फिर वो खास पल आता है जब क्लोन आखिरकार अपनी लिमिट क्रॉस करके स्पिरिट गैदरिंग दायरा यानी स्पिरिट गैदरिंग रियल में सफलतापूर्वक कदम रख देता है। असली दुनिया में एकांत में की गई इतनी मेहनत आखिरकार रंग लाती है। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब सिस्टम में ये नंबर फ्लैश होता है, 5। जी हाँ, 5। जैसे ही क्लोन अपना लेवल अप करता है, इनर वर्ल्ड में एक विशाल पैसिव एक्टिवेटेड का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। और पता है इसका क्या मतलब है? केल के असली शरीर का कल्टीवेशन लेवल एक ही झटके में सीधे 5 स्तर ऊपर जंप कर जाता है। इसे जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सब कितनी आसानी से हो रहा है वो हैरान करने वाला है। इन दोनों स्थितियों के बीच का फर्क देखिए। कैल असल में अपने गांव में आराम से पूरी तरह सुरक्षित बैठा है। उसने सच में अपनी जगह से 1 इंच भी कदम नहीं बढ़ाया है। लेकिन अचानक उसकी बॉडी से एक भयंकर ऊर्जा निकलती है और वो एक नए पावर लेवल में पहुंच जाता है।
एक आम इंसान से वो रातों रात स्पिरिट गैदरिंग दायरे में पहुंच गया है और उसका फाउंडेशन इतना मजबूत है कि किसी बड़े से बड़े मास्टर को भी जलन हो जाए। और रुकिए, बात सिर्फ लेवल बढ़ने तक खत्म नहीं होती। जरा इस लूट डुप्लीकेशन वाली सीक्वेंस को समझिए, ये एकदम क्रेजी है। पहला स्टेप, क्लोन असली दुनिया में किसी पुरानी झरने वाली गुफा में खोजबीन करते हुए एक मरे हुए कल्टीवेटर के कंकाल के पास से कुछ प्राचीन खजाना ढूंढ निकालता है। दूसरा स्टेप, इनर वर्ल्ड अपने आप उन सारे आइटम्स की बिल्कुल परफेक्ट कॉपी बना लेता है और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरा स्टेप, जो मेन बॉडी गांव में बैठी है उसे वो सारे डुप्लीकेट खजाने और जादुई तकनीकें तुरंत मिल जाती हैं। मतलब एक के दाम में दो। अब इस लूट की क्वालिटी भी तो देखिए। उसे एक पुराने घिसे हुए जेड स्क्रोल पर हेवनली वॉइड स्वॉर्ड आर्ट नाम की तकनीक मिलती है। कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि एक हेवन ग्रेड की प्राचीन विद्या। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ एक काली स्टोरेज रिंग भी मिलती है जो स्पिरिट स्टोन, रेयर जड़ी बूटियों और कल्टीवेशन मैनुअल से खचाखच भरी है। क्लोन बाहर जो कुछ भी खोजेगा वो सब तुरंत और एकदम परफेक्ट कंडीशन में उसके मास्टर को मिल जाएगा। इससे कहते हैं असली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक क्लोन से तो हमने देख लिया क्या हो सकता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग द हेवनली फेट, द मैक्रो कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका स्केल। एक अकेले क्लोन की छोटी सी खोजबीन से आगे की सोचिए। ये है कैल के मास्टर प्लान का असली रूप। इनर वर्ल्ड के उस अंतहीन फैलाव को देखते हुए वो जो प्लान बनाता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इमेजिन कीजिए, एक क्लोन जल्द ही 10 बन जाएगा, वो 10 क्लोन 100 में बदलेंगे और वो सैकड़ों क्लोन्स हजारों में। ये हजारों क्लोन्स अलग अलग संप्रदाय यानी सेक्ट बनाएंगे, अपने शिष्य बनाएंगे, दुनिया भर के निषिद्ध लोकों में घुसेंगे और नए देशों पर कब्जा करेंगे। और ये सारी मेहनत, ये सारी जीत एंड में सिर्फ एक ही इंसान को असीमित ताकत देगी, उनके असली मास्टर को। और इसका असर इतना बड़ा है कि उसे पूरी दुनिया में महसूस किया जाने लगा है। अज्योर हेवन कॉन्टिनेंट के बहुत ऊपर जो बेहद शक्तिशाली और प्राचीन प्राणी सदियों से सोए हुए थे, वो अचानक जाग जाते हैं। वो इस ब्रह्मांडीय हलचल को महसूस करते हैं और कहते हैं, स्वर्गीय भाग्य बदल रहा है, नियति से परे कुछ आगे बढ़ने लगा है। जरा सोचिए, उन्हें पता चल गया है कि कुछ बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय बदलाव हो रहा है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि ये सब आखिर कर कौन रहा है। और यही सब हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये मास्टरमाइंड अपने उस छोटे से भूले बिसरे पहाड़ी गांव से एक कदम बाहर निकाले बिना आखिर कब तक इस पूरी दुनिया को जीता रहेगा? एक तरफ वो प्राचीन प्राणी और ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ एक शांत छिपा हुआ इंसान जो बिना किसी रिस्क के पूरी दुनिया की डोर खींच रहा है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। खैर, इस शानदार स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम अज्योर हेवन कॉन्टिनेंट के एक बेहद ही रहस्यमयी और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक अकेला साधक यानी एक कल्टीवेटर जो बिल्कुल शैडोज में रहकर बिना सामने आए एक पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य खड़ा कर दे। कैसे? एक अकेले इंसान से शुरू होकर 10 अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ ये शैडो एम्पायर आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी मास्टर स्ट्रैटेजी और कायल की इन 10 क्लोन्स को मैनेज करने की अमेजिंग डेलीगेशन पावर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। प्राचीन शक्तियों का ये कथन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कहते हैं, ये अजीब नियति अब कई गुना बढ़ गई है। उनका ये आश्चर्य हमारे आज के टॉपिक को बिल्कुल परफेक्टली सेट करता है। आखिर कैसे एक अकेला साधक जो बिल्कुल गुप्त है अपने एक छोटे से बेस को इतने विशाल मल्टी प्रोंग्ड एम्पायर में बदल देता है? जब दुनिया की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली हस्तियां इस बदलाव से हैरान हैं, तो इसका मतलब साफ है, अज्योर हेवन कॉन्टिनेंट में कुछ बहुत बहुत बड़ा चल रहा है। सेक्शन 1, पावर ऑफ पैसिव सिंक्रोनाइजेशन। इस प्योर शैडो ऑर्गेनाइजेशन की नींव आखिर किस चीज पर टिकी है? जवाब है, एक बिल्कुल फ्लॉलेस डेलीगेशन सिस्टम। इस परफेक्ट प्रोग्रेशन पाइपलाइन को देखिए। एंडलेस मिस्ट फॉरेस्ट में केल का एक क्लोन दिन रात महीनों तक बिना रुके हेवनली वॉइड सोर्ड आर्ट का अभ्यास कर रहा है। अब मैजिक यहां होता है, जब क्लोन कल्टीवेशन करता है तो सिस्टम अपने आप पैसिव सिंक्रोनाइजेशन एक्टिवेट कर देता है। इसका रिजल्ट, मेन बॉडी को बिना एक तिनका उठाए क्लोन की पूरी मेहनत का 100% फायदा तुरंत मिल जाता है। ये लिटरली डेलीगेशन का अल्टीमेट लेवल है, जहां काम कोई और कर रहा है और पावर सीधे मेन बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए,
ये डिफरेंस कितना शॉकिंग है। एक तरफ कैनेल बाहर से कैसा दिखता है, बिल्कुल एक आम साधारण युवा की तरह जो पहाड़ी गांव में शांति से रह रहा है। उसने अपने आप को किसी भी फिजिकल डेंजर में नहीं डाला है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अंधेरे में, बैकग्राउंड में उसकी असली कल्टिवेशन पावर एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि बड़े बड़े प्रतिभाशाली साधक उसके आगे बच्चे लग रहे हैं। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखना और अंदर ही अंदर एक सुपर पावरफुल साम्राज्य का मालिक बन जाना, यही तो इस शैडो सीईओ की असली मास्टर क्लास है। सेक्शन 2, Establishing the First Outpost। अब सोचिए, किसी भी विशाल नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए एक बेस की जरूरत होती है। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी घटना से। जंगल में 3 भूखे बच्चों पर जब डाकैतों ने हमला किया तो इस पहले क्लोन ने एंट्री ली। बिना किसी हिचकिचाहट के एक सिंगल वॉइड की स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसने उन्हें बचा लिया। और जब उन बच्चों ने शक्ति पाने की इच्छा जताई तो क्लोन ने उन्हें तुरंत रिक्रूट कर लिया। उसने कहा, आज से तुम वॉइड शैडो सेक्ट के शिष्य हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आधिकारिक तौर पर वॉइड शैडो सेक्ट का जन्म हो गया। एक छोटा सा कदम जिसने एक विशाल एम्पायर की नींव रख दी। इस एक अकेले प्रोटोटाइप क्लोन ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। उसने नए डिसाइपल्स को बेसिक कल्टीवेशन सिखाई और एक एंशिएंट स्टोरेज रिंग से उन्हें स्पिरिट स्टोन्स भी प्रदान किए। देखते ही देखते उन्होंने हर्ब्स जमा करना, आसपास के खंडारों को एक्सप्लोर करना और गांव के दूसरे टैलेंटेड अनाथ बच्चों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें सबसे कमाल की बात क्या है, यह सब कुछ एब्सोल्यूट सीक्रेसी में हुआ। दुनिया की किसी भी बड़ी शक्ति को उनके अस्तित्व की भनक तक नहीं लगी। एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूटेड स्टेल्थ ऑपरेशन। सेक्शन 3, Upgrading the Inner World। पहले क्लोन के इस परफेक्ट एग्जीक्यूशन का असर सीधे कायल के हिडन सेंट्रल हब पर पड़ता है। जैसे ही ये गुप्त सेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, सिस्टम ने मिशन कंप्लीटेड का ऐलान कर दिया। और इनाम में क्या मिला? एक चमकता हुआ बिगनर वर्ल्ड कोर जो सीधे कायल के हाथों में आ गया। दोस्तों, ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये आगे आने वाले एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की चाबी थी। इस कोर को छूते ही जो कॉज एंड इफेक्ट चेंज शुरू होती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सिर्फ 30 सेकंड्स, जी हां, सिर्फ 30 सेकंड में एक बिल्कुल खाली सफेद इनर वर्ल्ड एक संपन्न और रिसोर्स रिच हेडक्वार्टर्स में बदल गया। 5वें सेकंड में वहां अचानक पहाड़ खड़े हो जाते हैं। 15वें सेकंड तक नदियां बहने लगती हैं और हर तरफ स्पिरिट ट्रीज उगाते हैं। और 30वें सेकंड तक वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा सघन यानी डेंस हो जाती है। यह हमें बताता है कि जब फाउंडेशन सही हो तो चीजें कितनी तेजी से स्केल अप हो सकती हैं। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा गेम चेंजर तो अभी बाकी है। इस अपग्रेड के तुरंत बाद सिस्टम से एक ऐसी नोटिफिकेशन आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। केयल्स के मैक्सिमम इटर्नल क्लोन्स की संख्या 1 से बढ़ाकर सीधे 10 कर दी जाती है। नो वे, राइट? 1 से सीधे 10। ये कोई छोटा मोटा बोनस नहीं है, ये एक छोटे से आउटपोस्ट को एक फुल स्केल कॉन्टिनेंटल एम्पायर में बदलने का ब्लूप्रिंट है। एक ही समय पर 10 अलग अलग जगहों पर मौजूद होना, यह शक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं है। सेक्शन 4, मैनेजिंग द क्लोन नेटवर्क। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कायल इन 10 क्लोन्स का क्या करेगा? जैसे ही सुनहरी रोशनी में 9 बिल्कुल एक जैसे क्लोन्स प्रकट होते हैं, हमें कायल का ट्रू शैडो सीईओ मैनेजमेंट स्टाइल देखने को मिलता है। वो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता, वो तुरंत अपने नए नेटवर्क को बेहद सटीक कमांड्स देता है। वो क्लियर करता है कि उन सब के मिशंस अलग अलग हैं और उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट में फैलकर इस हिडन एम्पायर को बनाना है। ये क्लियर कम्युनिकेशन और स्ट्रिक्ट रोल असाइनमेंट दर्शाता है कि वो कितना फोकस्ड मास्टरमाइंड है। अब इसे कहते हैं रियल स्ट्रैटेजी। 10 क्लोन्स होने का मतलब ये नहीं कि सबको एक ही काम पर लगा दिया जाए। उसके बजाय कायल ने एक प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। एक क्लोन मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेगा, दूसरा बड़े सेक्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ करेगा। एक का काम फॉरबिडन रूइंस की खोज करना है तो एक एंशिएंट ब्लड लाइन्स ढूंढेगा। और बाकी क्लोन्स, वो प्योर एज और हेवन कॉन्टिनेंट में टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे। कॉमर्स, एस्पियोनेज, रिसोर्स गैदरिंग, हर एक चीज के लिए एक डेडिकेटेड क्लोन। 10 क्लोन्स को इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ मैनेज करना ही इस हिडन एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत है। और फिर इनर वर्ल्ड में सुनहरे पोर्टल्स खुलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड क्लोन्स अज्योर हेवन कॉन्टिनेंट के अलग अलग कोनों के लिए निकल पड़ते हैं, बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज्ड यूनिट की तरह अपने अपने रोल्स निभाने के लिए। ये सच में हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त मनूवर है। एक ही इंसान अंधेरे में बैठकर एक ही वक्त में दुनिया के 10 अलग अलग हिस्सों में अपना नेटवर्क फैला रहा है।
और बाहरी दुनिया इस स्टॉर्म से पूरी तरह बेखबर है। जब प्राचीन शक्तियां पहले से ही इस बढ़ती हुई ताकत को महसूस कर चुकी हैं, तो सोचिए आगे क्या होगा। एक फुली सिंक्रोनाइज्ड 10 हिस्सों वाला शैडो एम्पायर जब पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा, तो अज्योर हेवन कॉन्टिनेंट का भविष्य क्या होगा। एक अकेले मास्टरमाइंड द्वारा चलाया जा रहा यह शैडो नेटवर्क जब बिल्कुल एक साथ आगे बढ़ेगा और दुनिया के सामने आएगा, तो पूरी दुनिया इस पर रिएक्ट कैसे करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस हैरानगी नमस्कार, चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम अध्याय 4 10 क्लोन 10 नियति की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। सच कहूं तो ये वो पॉइंट है जहां कहानी एक बहुत ही जबरदस्त और विशाल मोड़ लेती है। जरा कल्पना कीजिए, 9 नए बनाए गए शाश्वत क्लोन यानी इटर्नल क्लोन्स सुनहरे पोर्टल से बाहर कदम रख रहे हैं। उनका लक्ष्य एक बहुत ही भव्य और सीक्रेट स्ट्रैटेजी को अंजाम देना। यह सीन सीधे एक्शन से शुरू होता है और दिखाता है कि एक सॉलिड फाउंडेशन कैसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर प्लान को डिकोड करते हैं। अब सिस्टम स्क्रीन पर क्या आता है? नया मुख्य मिशन जारी। अज्योर हेवन महाद्वीप में सबसे मजबूत गुप्त शक्ति का निर्माण करें। ये पढ़कर बिल्कुल वैसा ही फील होता है ना, जैसे किसी फेवरेट वीडियो गेम में कोई एकदम नया भयंकर क्वेस्ट मिल गया हो। ये मिशन पूरी कहानी का असली कैटलिस्ट है। केल के लिए ये कोई आम टास्क नहीं है, बल्कि एक पूरे गुप्त साम्राज्य की नींव है। एक ऐसी अंडरग्राउंड ताकत जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया की डोर खींचेगी। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प कैच है। इतने सारे पावरफुल क्लोन्स और एक पूरी सेना तैयार करने के बाद भी सिस्टम दिखाता है कि प्रोग्रेस सिर्फ 1% हुई है। जी हां, केवल 1%। ये नंबर अपने आप में बता देता है कि आगे का सफर कितना लंबा और बड़े स्केल का होने वाला है। मतलब ये कोई रातों रात मिलने वाली सक्सेस नहीं है, बल्कि एक एपिक जर्नी है। यहां उठाया गया हर एक कदम आगे चलकर अकल्पनीय शक्ति का निर्माण करने वाला है। तो इतनी बड़ी चुनौती आखिर ली क्यों जा रही है? जवाब है इसके पीछे मिलने वाले बेहिसाब इनाम, दुनिया का विस्तार और एक दूसरा वर्ल्ड कोर। ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो केल की ताकतों को सच में कॉस्मिक लेवल पर ले जा सकते हैं। यही वजह है कि केल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने सभी क्लोन्स को तुरंत काम पर लगा देता है। अर्ली स्टेज में लिए गए ये फायदे ही एंड गेम डिसाइड करते हैं। सच में ये एक मास्टर क्लास स्ट्रेटजी है। रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो यहां एकदम साफ है। चलिए अब इस प्लान के पहले चरण को समझते हैं, जिसे द नेटवर्क या स्पोक्स कह सकते हैं। ये बिल्कुल एक साइकिल के पहिए और उसकी तीलियों की तरह काम करता है। केल के क्लोन्स समाज के हर महत्वपूर्ण हिस्से में तेजी से फैल जाते हैं। यह स्ट्रैटेजी पूरी तरह से मल्टी डायमेंशनल है। देखिए, पहला क्लोन एंडलेस मिस्ट फॉरेस्ट में अनाथों को इकट्ठा करके वॉइड शैडो सेक्ट को बड़ा कर रहा है। वहीं दूसरा क्लोन स्पिरिट स्टोन्स और रेयर जड़ी बूटियों के दम पर एक मर्चेंट गिल्ड बनाकर पूरी इकोनॉमी पर कब्जा जमा रहा है। और तीसरा, वो सीधे सबसे ताकतवर अज्योर हेवन सेक्ट के अंदर एक जासूस बनकर बैठ गया है। कॉमर्स, जासूसी और पावर बिल्डिंग, ये सब एक साथ चल रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि असली केल दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब है। और कहानी की स्पीड यहीं कम नहीं होती। एक्सप्लोरर की भूमिका निभा रहा चौथा क्लोन खतरनाक पहाड़ों और भूले विसरे खंडरों की खाक छान रहा है। इसी रिस्की सफर में उसे एक ऐसा अंडरग्राउंड महल मिलता है जो सदियों से सील था। ये डिस्कवरी पूरी दुनिया के अंदर एक गहरा रहस्य और रोमांच पैदा कर देती है। ये दिखाता है कि इन अनजान जगहों की खोज से कितने बड़े और चौंकाने वाले नतीजे मिल सकते हैं। अब इस महल के अंदर क्या मिलता है? सुनहरे अक्षरों से ढका हुआ एक बहुत ही प्राचीन अंडा। और सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है, डिवाइन रैंक। जरा सोचिए, एक्सपेंशन के इतने शुरुआती फेज में डिवाइन लेवल का एसेट मिलना, यह सिर्फ किस्मत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये एक गारंटी है कि इस बढ़ते हुए सीक्रेट एम्पायर के हाथ में भविष्य की एक अकल्पनीय ताकत लग चुकी है। इसी बीच पांचवां क्लोन, जो एक कीमियागर या एल्केमिस्ट है, भूली हुई जड़ी बूटी घाटियों को खोज निकालता है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही प्राचीन विद्याओं को सीखकर एक हेवन ग्रेड स्पिरिट पिल बनाने में कामयाब हो जाता है। केवल 1 साल में ऐसा अचीवमेंट ये साफ दिखाता है कि इन क्लोन्स की कंबाइंड पावर पूरे कॉन्टिनेंट में कितनी तेजी से बढ़ रही है। हर एक क्लोन की सक्सेस पूरे एम्पायर को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रही है। खैर, नेटवर्क के बाहरी हिस्सों के सेट होने के बाद अब हमारा ध्यान वापस कहानी के सेंटर यानी हब पर शिफ्ट होता है, जहां खुद केल मौजूद है।
अब देखिए कि ये पूरी मेहनत असल में काम कैसे करती है। ये चेन रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, क्लोन्स बाहर जाते हैं, खतरे उठाते हैं और नई तकनीकें या प्राचीन विरासतें खोजते हैं। फिर स्टेप 2, आंतरिक दुनिया के अनोखे नियम के कारण वो सारा ज्ञान और सारे आइटम्स एकदम परफेक्टली कॉपी होकर सीधे अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। और फाइनल स्टेप, केल तुरंत उन सब चीज़ों का मालिक बन जाता है, वो भी बिना कोई मेहनत किए। ये पावर हासिल करने का एक बिल्कुल ही अलग और माइंड ब्लोइंग तरीका है जो हार्डवर्क के पुराने नियमों को ही पलट के रख देता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ बेचारे क्लोन्स हैं जो दिन रात रगड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक संप्रदायों में घुसपैठ कर रहे हैं और खंडहर छान रहे हैं। और दूसरी तरफ अपना असली खेल है जो एक शांत पहाड़ी गांव में बिल्कुल सेफ बैठा है, बिना एक भी उंगली उठाए आराम से ऐश कर रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में थोड़ा मजाकिया भी है, लेकिन साथ ही इस मास्टर प्लान की असल ताकत को भी उजागर करता है। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो अगले बड़े आर्क की नींव रख देती है। यह तब होता है जब जासूस क्लोन एज्योर हेवन सेक्ट के एल्डर्स की एक टॉप सीक्रेट मीटिंग की भनक लगा लेता है। तो उस सीक्रेट मीटिंग में क्या पता चला? सिर्फ 3 महीने। जी हाँ, कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है और उसके शुरू होने में बस 3 महीने बचे हैं। ये टाइम लिमिट कहानी में अचानक से एक गजब की अर्जेंसी ला देती है। अब सब कुछ समय के खिलाफ एक रेस बन जाता है, जहां हर एक सेकंड बहुत कीमती है। लेकिन ये इवेंट आखिर है क्या जिसके लिए इतनी टेंशन है? दाव सच में बहुत ऊंचे हैं। हेवनली सीक्रेट रियल्म जागने वाला है। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। इसमें एक एंशिएंट इमोर्टल एम्परर यानी एक प्राचीन अमर सम्राट की पूरी विरासत छिपी है। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि केवल कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रांग और टैलेंटेड जीनियस लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। ये सीधे तौर पर पूरे महाद्वीप के लेवल के एक भयंकर क्लैश के लिए स्टेज सेट कर देता है। इस खुफिया जानकारी पर सिस्टम का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। वो तुरंत एक स्पेशल इवेंट का अलर्ट फ्लैश करता है। सिस्टम का रिकमेंडेशन एकदम क्लियर है। इस पावरफुल नेटवर्क और खतरनाक क्लोन्स को इस आने वाले महायुद्ध में उतारा जाए। ये एक ऐसा मौका है जिसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी इस विरासत को जीतेगा वो महाद्वीप की सत्ता का बैलेंस हमेशा के लिए बदल देगा। अब इतने बड़े खतरे और अपॉर्चुनिटी पर केल का क्या रिएक्शन होता है? कोई पैनिक नहीं, कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत लेकिन डराने वाले कॉन्फिडेंस के साथ वो बस इतना कहता है, एक अमर सम्राट की विरासत? फिर ये पहले से ही मेरी है। और इसी गजब के कॉन्फिडेंस के साथ ही महाद्वीप के ठीक ऊपर आसमान में सुनहरी रोशनी की दरारें फैलने लगती हैं। ये इस बात का सिग्नल है कि सीक्रेट रियल्म अब जाग रहा है। तो ये सब एक बहुत ही बड़े और एक्साइटिंग सवाल पर आकर रुकता है। क्या होगा जब केल की ये अल्टीमेट सीक्रेट फोर्स उस सीक्रेट रियल्म के अंदर पूरे महाद्वीप के टॉप जीनियस लोगों से भिड़ेगी? क्या वो बिना किसी रुकावट के इस एंशिएंट लीगेसी पर कब्जा कर पाएगा, या फिर कोई इस अनबीटेबल मास्टर प्लान को टक्कर देगा? इस बड़े क्लैश में क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। खैर, इस महासंग्राम के प्रोग्रेशन फैंटेसी की दुनिया में एक शानदार हाइस्ट या महालूट को कैसे अंजाम दिया जाता है, खैर आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझेंगे। हम द हेवनली सीक्रेट रियल्म के उस सामरिक अप्रोच की बात कर रहे हैं जहां लड़ाई सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि प्योर स्ट्रैटेजी से जीती जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अकेले मेन कैरेक्टर ने अपनी चालों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जरा इस स्टेटमेंट को सुनिए। हम यहाँ सिर्फ वो लेने आए हैं जो पहले से ही हमारे मास्टर का है। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? इतनी अफरा तफरी और खून खराबे के बीच क्लोन 1 का ये कॉन्फिडेंस बताता है कि चीजें उनके कितने कंट्रोल में हैं। ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे शुरू होने से पहले ही जीता जा चुका है। तो इस मास्टर प्लान को हम 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द रेल्म अवेकन्स, फिर डिप्लॉइंग द इटर्नल क्लोन्स, उसके बाद हार्वेस्टिंग द सीक्रेट रेल्म, द फॉल ऑफ लॉन्ग टियान और आखिर में क्लेमिंग द लेगेसी। ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक अकेला कल्टिवेटर इस फ्लॉलेस डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन को चलाता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले फेज से। नंबर 1, द रेल्म अवेकन्स यानी द प्राइज ऑफ द इमॉर्टल एम्परर। देखिए, कल्टिवेशन की दुनिया में जब कोई बड़ा सीक्रेट रियल्म खुलता है तो आमतौर पर वहां क्या होता है?
हड़कंप मच जाता है। आसमान में सुनहरी दरारें फैलने लगती हैं और अज़्योर हेवन कॉन्टिनेंट के ठीक ऊपर हेवनली सीक्रेट रिल्म आखिरकार जाग उठता है। ये वही मोमेंट है जिसका इंतजार अनगिनत सेक्ट्स, शाही परिवार और छिपे हुए क्लैंस कर रहे थे, ताकि वो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियसेस को इस अल्टीमेट प्राइज के लिए भेज सकें। और प्राइज भी कैसा? प्राचीन जंगल, हवा में तैरते हुए पहाड़, बर्बाद हो चुके बड़े बड़े महल और स्पिरिचुअल एनर्जी की पूरी नदियां। सोचिए, इसकी ज्योग्राफी कितनी मैसिव और रिसोर्सेज से भरी हुई है। जैसे ही वो विशाल गोल्डन गेट नीचे आता है, लाखों कल्टीवेटर्स इस खजाने पर पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। पर ठीक इसी पॉइंट पर हमारा दूसरा फेज आता है। नंबर 2, डिप्लॉइंग द इटर्नल क्लोन्स, अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। बाहर लाखों लोग इस केओस में फंसे हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कायल अपने इन्फिनिट इनर वर्ल्ड के अंदर एकदम शांत बैठा है। यहाँ सब कुछ कैलकुलेटेड है। उसने अपने 10 इटर्नल क्लोन्स को किसी ग्रैंड स्ट्रैटेजी गेम के मोहरों की तरह सेट कर दिया है। देखिए जरा इनकी प्लेसमेंट। क्लोन 1 को वॉइड शैडो सेक्ट के शिष्यों को लीड करने का काम मिला। क्लोन 3 अज़्योर हेवन सेक्ट के अंदर चुपके से जा बैठा। क्लोन 4 को छिपे हुए खजाने ढूंढने पर लगा दिया और बाकी के बचे क्लोन्स को सीधे इनहेरिटेंस के लिए फाइट करने भेज दिया। ये लिटरली डिवाइड एंड कॉन्कर है। अब आप सोचेंगे कि ये सब उसने कब प्लान किया। यहाँ जो नंबर 3 दिख रहा है, ये बहुत क्रूशियल है। सीक्रेट रेलम के ऑफिशियली खुलने से पूरे 3 महीने पहले, जी हाँ, खुलने के बाद नहीं, पूरे 3 महीने पहले कायल ने इन मोहरों को अपनी जगह पर बिठा दिया था। जब बाकी दुनिया बस अपनी तैयारी शुरू कर रही थी, तब तक कायल का आधा गेम तो खेलकर खत्म भी हो चुका था। और फिर आता है ये सिस्टम प्रॉम्प्ट, मिशन अपडेटेड, ऑब्टेन द इमॉर्टल एम्परर्स कोर इनहेरिटेंस। और इसका रिवॉर्ड देखिए, 3rd वर्ल्ड कोर और क्लोन लिमिट सीधा बढ़कर 100। एकदम इनसेन रिवॉर्ड है ये। और इसी प्रॉम्प्ट के साथ कायल बस बहुत ही शांति से एक शब्द कहता है, शुरू करो। अब आता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज। नंबर 3, हार्वेस्टिंग द सीक्रेट रेल्म, द इनर वर्ल्ड नेटवर्क। यहाँ हम देखते हैं कायल की उस डिसेंट्रलाइज्ड रिसोर्स गैदरिंग को, जो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब एक अकेला आदमी इतनी एफिशिएंसी से काम कैसे कर सकता है? उसके क्लोन्स एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। क्लोन 4 को खोए हुए मैनुअल्स की एक प्राचीन लाइब्रेरी मिल जाती है। क्लोन 7 पूरी की पूरी डिवाइन स्पिरिट हर्ब्स की घाटी ढूंढ निकालता है। और क्लोन 9 एक एंशिएंट गार्जियन को हराकर हेवन ग्रेड आर्टिफैक्ट उठा लेता है। एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों से इतनी हाई वैल्यू एसेट्स क्लियर की जा रही हैं। और सबसे बड़ा कैच क्या है? ये सब इंस्टेंट सिंक मैकेनिक की वजह से एक साथ हो पा रहा है। क्लोन्स जो भी खजाना, तकनीक या विक्ट्री हासिल करते हैं, वो तुरंत कायल की इन्फिनिट इनर वर्ल्ड में कॉपी हो जाता है। बेसिकली ये रियल वर्ल्ड की मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा ही है, लेकिन कल्टीवेशन के फॉर्म में। एक अकेली एंटिटी एक ही टाइम पर पूरी दुनिया के रिसोर्सेज कलेक्ट कर रही है, एकदम सीमलेस। खैर, अब बढ़ते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। नंबर 4, द फॉल ऑफ लोंगथियान, यानी सबवर्टिंग द ट्रेडिशनल जीनियस। इमॉर्टल एम्परर के महल में जब कायल का ये नेटवर्क उस ट्रेडिशनल पावर हाउस से टकराता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ है। एक तरफ हमारे पास लोंगथियान है, 22 साल का, नेसेंट सोल रेलम वाला, सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नंबर 1 जीनियस, काले लिबास और सुनहरे ड्रैगन पहने हुए, पूरे एरोगेंस के साथ। और वो बिल्कुल अकेले लड़ता है। पर दूसरी तरफ उसके सामने कौन है? कायल के क्लोन्स, 10 नकाबपोश लोग जो परफेक्ट टीम वर्क में काम करते हैं और जिनके पास इन्फिनिट इनर वर्ल्ड का शेयर किया हुआ नॉलेज है। ये ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल का क्लासिक शोडाउन था। आइए इस बैटल के टैक्टिक्स देखते हैं। पहला स्टेप, 10 क्लोन्स तुरंत लोंगथियान को घेर लेते हैं। अब जैसे ही कोई क्लोन घायल होता है, इनर वर्ल्ड से इमीडिएटली नई तकनीकें और स्ट्रैटेजीज शेयर हो जाती हैं। ये बेसिकली एक ऐसा हाइव माइंड है जो रियल टाइम में खुद को अडेप्ट कर रहा है, कोई लैग ही नहीं है इसमें। और फिर आखिरकार क्लोन 1 अपना मास्टर स्ट्रोक वॉइड एम्परर स्वॉर्ड आर्ट अनलीश करता है। अकेले फिजिकल पावर को एक बेजोड़ टैक्टिकल नेटवर्क ने यहीं ढेर कर दिया। बस एक बार एक अकेला स्लैश पूरे बैटलफील्ड को चीर देता है। नेसेंट सोल जीनियस का हथियार वहीं चकनाचूर हो जाता है। लोंगथियान, जो आज तक किसी से नहीं हारा था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जो होता है वो और भी ड्रामेटिक है। वो खून से सना हुआ लड़ाई का मैदान, जहां अभी तक शोर मचा हुआ था, वहां अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। और इस सन्नाटे के साथ हम आते हैं अपने आखिरी चरण पर,
नंबर 5, क्लेमिंग द लेगेसी, द ऑमनिसिएंट स्ट्रैटेजिस्ट। महल के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं और एक बहुत ही एंशिएंट हैवी आवाज गूंजती है। जिन्होंने सभी चुनौतियों को हरा दिया, वो मेरी इस विरासत के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ये डेक्लेरेशन एक टोटल एब्सोल्यूट विक्ट्री का सिग्नल है उन 10 क्लोन्स के लिए, जो बिल्कुल किसी राजा की तरह एक साथ महल के अंदर कदम रखते हैं। सच कहूं तो इस पूरी स्टोरी का सबसे सैटिस्फाइंग हिस्सा ये है, एक तरफ बाहर लाखों लोग खून की नदियां बहा रहे थे, अपनी जान गंवा रहे थे, और दूसरी तरफ वहां से मीलों दूर एक बिल्कुल शांत से पहाड़ी गांव में कायल आराम से बैठा मुस्कुरा रहा है और कहता है, इमॉर्टल एम्परर की विरासत अब मेरी है। बिना एक भी बूंद पसीना बहाए इतनी दूर से अल्टीमेट प्राइज जीत लेना, आई मीन वाओ, ये पावर का एक अलग ही डिस्प्ले है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। जब कोई एक सिंगल इंसान अपने घर से कदम बाहर निकाले बिना ही एक पूरी आर्मी की ताकत, उनकी नॉलेज और उनकी प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकता हो, तो क्या सच में कोई उससे जीत सकता है? ट्रेडिशनल पावर की ऐसी एब्सोल्यूट और डिसेंट्रलाइज कंट्रोल के आगे आखिर क्या औकात रह जाती है? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ एक और कहानी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी की एक पूरी नई डेफिनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लोसिव एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम डीकोड करने वाले हैं चैप्टर 6 को। हम देखेंगे कि कैसे क्लोन्स ने वो शानदार जीत हासिल की और कैसे इस सिस्टम ने पूरी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा दी। मतलब एक ही आत्मा ने पूरे इतिहास को कैसे पलटकर रख दिया, ये देखना वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, इमॉर्टल एम्परर ने पूरे 10 लाख साल तक इंतजार किया है। 10 लाख साल ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उनका ये लंबा थका देने वाला इंतजार उन 10 इटर्नल क्लोन्स की उस खूंखार स्पीड और एफिशिएंसी से एकदम टकराता है, जो अब उनके सितारों से भरे शानदार महल में एंट्री लेने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द इमॉर्टल एम्परर्स चैलेंज। जैसे ही महल के वो भारी भरकम सुनहरे दरवाजे बंद होते हैं, क्लोन्स अंदर कैद हो जाते हैं, और तभी सिंहासन पर बैठे हेवनली वॉइड इमॉर्टल एम्परर की पारदर्शी आत्मा अपनी आंखें खोलती है। अब वो तुरंत एक चीज नोटिस करते हैं जो बिल्कुल असंभव सी लगती है। उन 10 आकृतियों की आत्मा बिल्कुल एक जैसी है। ये देखते ही उनके 10 हेवनली ट्रायल्स तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। आइए इस खतरनाक परीक्षा की पहली 3 बाधाओं को देखते हैं, स्ट्रेंथ, विजडम और हार्ट। ये वो टेस्ट है जो किसी भी महान कल्टीवेटर की असली नींव को परखते हैं। पहले बात करते हैं ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ की। देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं। ये कोई आम गार्ड्स नहीं है। इन 1000 सुनहरी कठपुतलियों में से हर एक के पास नेसेंट सोल लेवल की भयानक ताकत है। लेकिन फिर भी क्लोन्स का जो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है ना, वो ऐसा कहर बरपाता है कि सारे के सारे योद्धा महज कुछ ही मिनटों में धूल में मिल जाते हैं। बिल्कुल एक तरफा तबाही। और ये वाला हिस्सा तो क्लोन्स की असली ओवरपावर्ड नेचर को दिखाता है, जहां आम कल्टीवेटर्स, यहां तक कि इतिहास के बड़े बड़े जीनियस भी विजडम वाले टेस्ट में, यानी भ्रम के उस भूल भुलैया में हमेशा के लिए खो जाते हैं। वहीं ये क्लोन्स उसे पूरी तरह से मजाक बना देते हैं। कैसे? खेल की इनर वर्ल्ड के जरिए वो एक सिंगल हाइव माइंड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो भ्रम एक क्लोन देखता है, वो तुरंत बाकी सबके लिए भी सुलझ जाता है। ये तो सीधा सीधा चीट कोड है। फिर आता है ट्रायल ऑफ हार्ट। एम्परर को लगता है कि वो उन्हें लालच में फंसा लेगा, अनंत जीवन, असीमित शक्ति के सपने दिखाकर। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। भ्रम में फंसने के बजाय सभी क्लोन्स एक सुर में कहते हैं, हमारे मास्टर की इच्छा ही हमारा एकमात्र मार्ग है, और वो सारे भ्रम के जालों को चकनाचूर कर देते हैं। इस बेमिसाल वफादारी को देखकर एम्परर पूरी तरह से सन्न रह जाता है। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 2 पर, डोमिनेटिंग द हेवनली ट्रायल्स। तो सबसे अहम बात यह है कि पहले 3 टेस्ट्स को इतनी आसानी से उड़ाने के बाद क्लोन्स ने एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम पकड़ लिया है। वो इस 10 लाख साल पुरानी चुनौती को लिटरली एक स्पीड रन की तरह पार कर रहे हैं। जरा इस प्रोग्रेशन को देखिए। वो एक के बाद एक तलवार, स्पेस, टाइम, सोल, हेवन और वॉइड के ट्रायल्स को पलक झपकते ही जीत लेते हैं, और आखिरकार वो अंतिम पड़ाव यानी ट्रायल ऑफ द एम्परर तक पहुंच जाते हैं।
अब बेचारे एम्परर की आत्मा को लगता है कि उसने अभी अभी इतिहास के सबसे महान जीनियस को अपनी आंखों के सामने देखा है। वो मुस्कुराते हुए अपना सबसे बड़ा और अंतिम इनाम सौंपने की तैयारी करते हैं। उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि बैकग्राउंड में सिस्टम का कितना बड़ा हैक होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 3, द सिस्टम्स परफेक्ट कॉपी। ये वो शानदार पल है जहां आखिरकार बहुप्रतीक्षित इनाम सामने आता है और सिस्टम का वो असली नियम तोड़ने वाला रूप दुनिया के सामने खुलता है। आसमान से एक सुनहरा क्रिस्टल नीचे आता है जो इस सर्वोच्च विरासत की असल पहचान है, द हेवनली वॉइड एम्परर कोर। और जरा इसकी रैंक तो देखिए, इटर्नल डिवाइन टियर। ये वो खजाना है जिसके लिए कोई भी कल्टिवेटर खुशी खुशी अपनी जान दे दे। लेकिन असली खेल तो अब होता है। केल का सिस्टम बैकग्राउंड में अपना जादू चलाता है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, कॉपी सक्सेसफुल। इसके नतीजे में केल के पास अब एक नहीं बल्कि दो पूरे एम्परर कोर हैं और दोनों ही उसकी इन्फिनिट इनर वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए हैं। मतलब एक तो असली और दूसरी उसकी परफेक्ट कॉपी। एम्परर का जो रिएक्शन है ना, वो एक शानदार नाटकीय विडंबना पैदा करता है। बेचारे को लग रहा था कि वो एक योग्य उत्तराधिकारी का टेस्ट ले रहा है, पर असलियत में वो एक ही आत्मा द्वारा की जा रही एक बहुत ही शानदार सिस्टम डकैती का गवाह बन रहा था। उनके ये आखिरी शब्द उनके गहरे सदमे और कन्फ्यूजन को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। खैर, जश्न मनाने का समय खत्म। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अराइवल ऑफ द ब्लड डीमन। इससे पहले कि केल उस हैरान और परेशान एम्परर को कोई भी जवाब दे पाता, कहानी अचानक पूरी तरह से पलट जाती है। जीत की खुशी तुरंत एक खौफनाक और अज्ञात खतरे में बदल जाती है। पूरा का पूरा महल भयानक तरीके से कांपने लगता है। आसमान से एक डरावनी लाल रंग की आभा उतरने लगती है। शून्य में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है और फिर पूरे हॉल में एक ठंडी कंपा देने वाली आवाज गूंजती है। ब्लड रेड आर्मर में किसी बहुत ही खतरनाक की एंट्री हो चुकी है। जब हम इन पावर डायनामिक्स को देखते हैं तो साफ समझ आता है कि दांव अचानक कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। हेवनली वॉइड एम्परर सिर्फ एक कमजोर आत्मा बचे हैं। केल के क्लोन्स भले ही कितने भी ओवरपावर्ड हों, वो अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये ब्लड डेमन एम्परर, ये कोई आत्मा नहीं है, ये पूरी तरह से जीवित है और इसका कल्टीवेशन लेवल वहां मौजूद बाकी सभी से कई ज्यादा है। जैसे ही ब्लड डीमन मुस्कुराते हुए सीधे केल के क्लोन्स की ओर देखता है और कहता है कि उसने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया है, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये दो एम्परर कोर और सिस्टम की इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बाद भी क्या केल वाकई में इस भयानक और अपराजित नए बॉस का सामना करने के लिए तैयार है? क्या सिर्फ सिस्टम को हैक करना इस बार जिंदा